नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। कल भारत के सुदूर दक्षिण में एक ऐसी घटना हुई जिस पे बहुत लोगों का ध्यान फिलहाल नहीं गया, लेकिन ये कि अगर वो घटना अपने तार्किक परिणति तक पहुंचती है तो इस निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे। लगभग उतने ही दूरगामी जितने दूरगामी परिणाम जब वैसे हुए जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की। इत्तेफाक से इस बार भी जो दक्षिण में घटना घटी उसके केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह ही है। अब तो आप अखबारों में आप लोगों ने घटना देख भी पढ़ भी ली होगी, टीवी में हो सकता है देखी हो नहीं देखी हो, बहरहाल अखबारों में पढ़ ली होगी। घटना ये हुई कि दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु का जो प्रांत है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है M.K. स्टालिन, जो वहाँ के कई बार मुख्यमंत्री रहे, करुणानिधि के बेटे हैं। उन्होंने तमिलनाडु के चेन्नई क्या नाम है के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जो तमिलनाडु में ही है, वहाँ पर विश्वनाथ प्रताप सिंह की कद्दे आदम प्रतिमा का अनावरण किया और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिलेश यादव को बुलाया। लेकिन उसके अलावा जो तीसरे मोर्चे के ज़्यादातर बड़े बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार से लेकर के बाकी सब, इवन राहुल गांधी, उनको भी नहीं बुलाया। और उन्होंने इस बात को अपने भाषण में कहा भी कि नटशेल में कि हम पिछड़ों को राजनीति में वो प्रासंगिकता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, ये बात उन्होंने कही और वो प्रासंगिकता हम दिलाएंगे। इसके लिए उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। ये आप सब लोगों को याद होगा कि आज की राजनीति में जो गुणात्मक परिवर्तन आया है, जो मतलब पिछड़ मतलब जो जातिगत राजनीति, पिछड़ों की राजनीति और जो मंदिर राजनीति है, इसकी शुरुआत एक तरीके से विश्वनाथ प्रताप सिंह ने ही की थी जब 1989 में वो प्रधानमंत्री बने थे। अब इस घटना की क्या तार्किक परिणति हो सकती है कल जो तमिलनाडु में घटी, उसको बताने के पहले मैं दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। उसको दिमाग में रखिएगा तो चीज़ों को समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। बहुत पुरानी बात है। असल में जो दलित, पिछड़ा और क्या नाम है सवर्ण, ये इसका जो संघर्ष था जो आज की तारीख में अपने मतलब पूरे रूप में सामने आ चुका है, वो जो संघर्ष था, वो संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी था, ये भी फैक्ट है। और उसके परिणाम और उसकी चर्चाएं गाय बगाए होती रहती। बहरहाल वो एक आउट ऑफ द मैटर चर्चा है, इसलिए उस पर फिर कभी। तो उसी तरीके का जो मैंने बताया कि दलित, पिछड़ा और सवर्णों का जो संघर्ष था, वो स्वतंत्रता के बाद भी चालू रहा और तमिलनाडु उसका केंद्र बना। आप में से नई जनरेशन को तो कम ही पता होगा, पुरानी जनरेशन को पता होगा कि दक्षिण भारत में ये आंदोलन शुरू हुआ और इसके जनक थे रामास्वामी पेरियार, जो आज की तारीख में, जिसको हम आज की तारीख में भाजपा जिसको सनातन संस्कृति कहती है, उसके एकदम पूरी तरीके से खिलाफ थे। और वो मतलब कहते थे कि सनातन संस्कृति जो आज की तारीख में एग्जिस्ट करती, जिसका जिक्र होता है, वो संस्कृति क्या नाम है भारत की अधिसंख्य जो जनता है उसके हित में नहीं है। और रामास्वामी पेरियार ने उस आंदोलन को शुरू किया और उस आंदोलन को राजनीति के रूप में अन्नादुराई ने चलाया। और उसका नतीजा ये हुआ कि 1966 में ही, जबकि दलित, पिछड़ा और सवर्ण राजनीति का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, अन्नादुराई 1966 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। और तमिलनाडु में पिछड़ा और दलित राजनीति का इस कदर जबरदस्त गठबंधन हुआ कि 1966 से लेकर के आज तक फिर तमिलनाडु में जो सवर्ण ओरिएंटेड राजनीतिक दल है, आपके क्या नाम है कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही वहां पर अपनी पैठ नहीं बना पाए। ये तो हुई एक घटना। और एक दूसरी घटना का भी जिक्र मैं करना चाहूंगा, आप लोग उसकी तो याद आप में से बहुतों को होगी। जब राम मंदिर आंदोलन एकदम पूरी तरीके से अपने जोरों पर था और बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो चुका था और राम मंदिर की आधारशिला पे रखने का काम शुरू हो रहा था, और ऑलमोस्ट लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर भारत पर तो क्या, बल्कि उनका तो हमेशा था पूरे भारत पर छा जाने की, छा जाएगी। उसी समय मुलायम सिंह यादव ने एक प्रयोग किया। ये बात है 1992-93 की। और उन्होंने उस समय की जो एक ठीक ठाक पार्टी थी, उभर रही थी, भारतीय बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेता आजकल मायावती हैं। उस जमाने में कांशीराम प्रमुख नेता थे, मायावती भी उसकी नेता थी, लेकिन कांशीराम प्रमुख नेता थे। उस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और उसका नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी और राम मंदिर आंदोलन की प्रचंड सफलता के बावजूद
भारतीय जनता पार्टी हार गई। कल्याण सिंह की सरकार जो थी दोबारा, मतलब कल्याण सिंह तो इस्तीफा दे चुके थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनी। और जो दलित और पिछड़ा गठबंधन की सरकार थी सपा और बसपा की, वो सत्ता नशीन हुई। बाद में मायावती की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा के चलते वो गठबंधन चला नहीं। बहरहाल वो एक अलग बात है। और उस गठबंधन को न चलने पावे, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी प्रमुख भूमिका रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु का हाल देख चुकी थी कि अगर उत्तर प्रदेश में भी वो गठबंधन लंबा चला तो फिर यहाँ से भी कम से कम सवर्ण डोमिनेटेड जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और क्या नाम है भाजपा, वो खत्म हो जाएंगी। बहरहाल भाजपा अपने मकसद में सफल रही। राजनीति में सब होता रहता है। इन दो घटनाओं को आप लोग अपने दिमाग में रखिए। फिर बात अब उस घटना से शुरू करते हैं जो कल तमिलनाडु में घटी। वीपी सिंह का जो प्रतिमा के बहाने जो राजनीति साधने की कोशिश की जा रही, उस पर आइए चर्चा अब उस पर शुरू करते हैं। कांग्रेस ने, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत से तत्वों की भूमिका रही, लेकिन कुल मिला के कांग्रेस की भूमिका सबसे ज्यादा रही। और उसके चलते उसमें सारे ही, मतलब जितनी भी जातियां वर्ग सारे के सारे शामिल थे उस स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में। और वो कुल मिलाकर के उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जो थी वो सत्ता नशीन हुई। और कुल मिलाकर के बीच में अपवादों को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस जो थी वो मोटे तौर पर राजीव गांधी के समय तक सत्ता में रही लगातार। बीच के एक दो अपवादों को छोड़ दीजिए, जनता पार्टी और उसके सब। और चूंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन का जो एक वो बना हुआ था पूरा का पूरा एक क्या नाम है ताना बाना, इसके चलते चाहे दलित जातियां हों, चाहे पिछड़ी जातियां हों, चाहे सवर्ण जातियां हों, सारी की सारी कांग्रेस के एक बैनर तले एकजुट रहती थी और उसके चलते कांग्रेस पावर में लगातार रही। इस स्थिति में सबसे पहला जो क्या नाम है महत्वपूर्ण बदलाव आया वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ आया, जब विश्वनाथ प्रताप सिंह 89 में प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के पहले उन्होंने जनता दल नाम का एक दल बनाया। और चूंकि उनके पास उस समय ना क्या नाम है वो था, न कोई मतलब संसाधन थे, न लोग थे, न पार्टी थी, वो कुल मिला के फौरी तौर पर कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने गुनबा जोड़ा टाइप की पार्टी बनाई थी विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। इसलिए वो पार्टी जीत तो गई, लेकिन उसके बाद ही उसमें तत्काल जो था वो आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। जो पिछड़ी जातियां थी लामबंद हुई थी जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, उनके अपना एजेंडा था। और जो सवर्ण जातियां लामबंद हुई थी क्या नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ, उनका अपना एजेंडा था। उनमें विश्वनाथ प्रताप सिंह के क्या नाम है प्रधानमंत्री बनते ही तत्काल एक आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। और वो आंतरिक संघर्ष जो था वो उसको तोड़ने के लिए और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तत्काल मंडल कमीशन की वो रिपोर्ट लागू कर दी, जिसको इंदिरा गांधी ने ये भाप करके कि ये रिपोर्ट लागू होगी तो बड़ा बवाल मचेगा, इंदिरा गांधी ने उसको 10 साल दबाए रखा था। वो रिपोर्ट विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू कर दी और उस रिपोर्ट का जो परिणाम है आज आपके सामने, उसको बताने की जरूरत नहीं है। उससे निपटने के लिए फिर क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को धार दी और लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकाली। वो सब भी हाल ही की बातें आपको सबको याद हो। अब उसके बाद ये जो पूरा आंदोलन चला, इसके जो अंतर विरोध रहे उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की कोशिश की और काफी हद तक उठाई भी। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, जिसके चलते पिछड़ों को काफी कुछ ताकत मिली, उससे जो पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग का नेतृत्व उभरा वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उभरा। उनके बीच में एक आपस में एक समेकित तारतम्य नहीं बना। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने उसका फायदा उठाया, बिहार में लालू यादव ने उसका फायदा उठाया। इस तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो था वो पिछड़ा नेतृत्व उभरा, जिसका एक राष्ट्रीय न तो नेतृत्व था न महामंडल था। और उसमें एक और बड़ा गलत काम हुआ जिसका फायदा भाजपा ने उठाना भी चाहिए, कि जिन जातियों के जो मुख्यमंत्री बने, जैसे अपने यहाँ मुलायम सिंह थे या उधर क्या नाम है वो लालू यादव थे, इन सब लोगों के चलते जो था वो जिन जातियों के जो मुख्यमंत्री, या जैसे फॉर एग्जाम्पल बाद में मायावती आई, तो इन लोगों ने जो जिन जातियों के मुख्यमंत्री थे उन जातियों को तो बहुत फायदा हुआ, लेकिन बाकी जो दलित और पिछड़ी जातियां थी उनको उतना फायदा नहीं हुआ, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी ने उठाया। और असंतुष्ट पिछड़ी और दलित जातियों को अपने आप में इकट्ठा करके फिर भारतीय जनता पार्टी इस बार जो थी सत्तारूढ़ हुई और क्या नाम है अपने मोदी जी प्रधानमंत्री बने। यहीं से फिर एक दूसरा काम भी शुरू हो गया जो होना ही था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही दूसरा था। वो तो परिस्थितियों के दबाव में उसने अपना रूप बदला था, लेकिन उसका जो कोर फैक्टर था वो यही था कि हमको सवर्ण जातियों के लिए काम करना है। उस चीज को, उस एजेंडे को लागू करने में भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि कहा कुछ और जाता था और किया कुछ और जाता था।
और उसमें और भी तमाम, उसमें भी एक तो कोड़ में खा कि ये भी हुआ कि जो एक ये जो एजेंडा था वो तो था ही था, ऊपर से उसमें अडानी अंबानी का भी एजेंडा आ गया, उसके चलते और परिस्थितियां कोड़ में खा जा गई और कुल मिलाकर के गवर्नेंस जो थी वो जीरो हो गई। उसके चलते ये हुआ कि जो पूरा का पूरा एक वो बना था, क्या नाम है, एक आभा मंडल सा बना था भारतीय जनता पार्टी का, कम से कम हिंदी बेल्ट में, और दक्षिण भारत में भी बन गया था, कम से कम कर्नाटक में तो बन ही गया था। तो वो गवर्नेंस की कमी और सत्ता की जो महत्वाकांक्षाओं के चलते जो झगड़े शुरू हो गए, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी का जो हालत था, जो जहां पर वो मतलब मजबूत थी, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपके क्या नाम है ये राजस्थान हो, या मतलब जो पूरी हिंदी पट्टी है, जैसे जिसमें मोटे तौर पर इलेक्शन हो रहे हैं, जिसके परिणाम 3 दिसंबर को आएंगे, मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपना तीसरी बार भी जीतना है। मोदी साहब भी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। इसलिए अमित शाह ने, और जो उनके मतलब एक तरीके से उनकी कंपनी के क्या नाम है वो सीईओ हैं, उन्होंने दूसरा वो चलाया कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर थी, वहां वहां उन्होंने कोशिश की कि सेंध लगा करके, और क्या नाम है, उन सीटों पे जो नज़र गड़ाई जाए जहां जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी से छूती थी। तमिलनाडु में उसमें उसमें एक है। तमिलनाडु में भी उन्होंने सोचा कि वहाँ से अगर हम समय उनकी वहाँ की सेंध लगा करके और वहाँ से बड़ी संख्या में क्या नाम है सीटें निकालना है, तो जो जिन सीटों की नुकसान उनको हिंदी पट्टी में होगा, हिंदी बेल्ट में, वो वहाँ से भरपाई की जा सकती है। उसी के चलते मणिपुर का भी दंगा कराया गया। उसी के चलते आपके तमिलनाडु में भी ये काम शुरू हो गया। तमिलनाडु में गवर्नर भेजे गए, जो गवर्नर आजकल सभी जानते हैं कि परिस्थितियों को साधने के औजार होते हैं। तो तमिलनाडु के गवर्नर ने अपना काम शुरू कर दिया। एम.के. स्टालिन ने शिकायत की कि उन सारी बिलों को नहीं वो पास कर रहे हैं जो जनहित में है। ये काम शुरू हो गया। और इधर जो तीसरा मोर्चा, जो मतलब ये जो तीसरा मोर्चा तो नहीं कहेंगे उसको, इधर भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए जो एक इंडिया गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन में भी दरार सी दिखी। वो उसकी वजह जो भी होंगी वो तो बाद में डिस्कस होगा। और वो दरार जो थी पहले रूप में जो मध्य प्रदेश में सामने आई, जब अखिलेश यादव को, जैसा उनका कहना है कि वो अपेक्षित सम्मान और स्थान नहीं मिला जिसकी वो अपेक्षा करते थे इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के नाते। उसका अखिलेश यादव ने इसको कहने में छुपाया भी नहीं, और इसको उन्होंने एक तरीके से कहा भी कि कुल मिलाकर के कहा उन्होंने इस बात को कि कुल मिला के चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सब सवर्ण डोमिनेटेड पार्टियां हैं जो पिछड़ों को उनका हक नहीं देंगी, इसलिए अब हमको उसके लिए लड़ना पड़ेगा। और इसी बीच में इसी मतलब जो एक तो ये अखिलेश यादव की सोच हुई, और दूसरे इसी तरीके का सोच जो था स्टालिन का भी उधर बना, जब भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु की सीटें हथियाने के चक्कर में उनके राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू किया। इंदिरा गांधी सब चूंकि समझदार नेता थी, इसलिए उन्होंने दो काम किए थे। बात चल रही इसलिए आपको बता रहा हूँ। जब आंदोलन तमिलनाडु का आंदोलन एकदम सफल हो गया और वहाँ पिछड़ा दलितों की सरकार बन गई, तो फिर इंदिरा गांधी ने एक तरीके से उस पर बहुत उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की। उन्होंने वहाँ की सीटों को भूल गई, क्योंकि उनके पास बहुत सी सीटें थी। और साथ ही साथ वो आप लोग को नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ कि जो उसी समय कम्युनिस्ट मूवमेंट भी बहुत ज़बरदस्त चला था, जो ऑलमोस्ट पूरी हिंदी पट्टी में छा जाता वहाँ यहाँ की गरीबी के चलते, उसको भी इंदिरा गांधी ने ज्योति बसु से कहा कि आप लोग आगे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। एक तरीके से कम्युनिस्ट आंदोलन को भी उन्होंने पश्चिम बंगाल और केरल में सीमित करके और बाकी पूरी हिंदी पट्टी और दक्षिण भारत को बचा लिया कांग्रेस के शासन के लिए। वो इतनी समझदार और क्या नाम है एक नेता थी, उन्होंने ये काम किया। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने समझदार नहीं है, वो हर जगह वही काम करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो तमिलनाडु में भी उन्होंने वही काम कर दिया कि तमिलनाडु की यथास्थिति के साथ उन्होंने छेड़छाड़ कर दी उन 25-30 सीटों के लिए जो तमिलनाडु में है। इस चीज़ को वो भूल गए छेड़छाड़ को करते समय कि तमिलनाडु में जो क्या नाम है सवर्ण विरोध और जो सनातन परंपरा का विरोध है वो बहुत पुराना है। वो तो इंदिरा गांधी ने एक तरीके से उसको मतलब एक तरीके से उसको नजरअंदाज करके उसको वहीं पर रोक दिया था। ये गलती अपने अमित शाह सत्ता लिप्सा में करके उन्होंने वहां छेड़ दिया। जाहिर सी बात है विश्वनाथ प्रताप सिंह के रूप में, और इधर कांग्रेस ने भी, चाहे ये कह लीजिए गलत फहमी में, जो भी कह लीजिए, इसको अभी इतना जल्दी नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ों के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में अखिलेश यादव, उनको भी छेड़ दिया। अब जाहिर सी बात है कि इधर ये होना ही था, और जाहिर सी बात है सारी बुद्धिमत्ता केवल कांग्रेस और भाजपा के पास भी नहीं है, और लोगों के पास भी है। और पिछड़े नेताओं को और दलित नेताओं को ये क्या नाम है शिकायत शुरू से रही है कि हमको वाजिब हक नहीं मिलता है। उसकी युद्ध के रूप में जो पिछड़ा आंदोलन के मसीहा थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनकी प्रतिमा का अनावरण दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कर दिया गया। और उसके माध्यम से ये कोशिश हो रही है कि जो पिछड़ी और दलित जातियां उनका एक तीसरा मोर्चा गठित किया जाए, जो एक तरफ से भाजपा पे और दूसरी तरफ से
क्या नाम है, कांग्रेस पर जोर डाले कि हमको भारतीय राष्ट्रीय राजनीति में हमको हमारा हिस्सा ज़्यादा दिया जाए, हमको हाशिए पे न धकेला जाए। ये तो उसका एक संकेत है। और दूसरा संकेत ये है कि जब अमित शाह ने तमिलनाडु में छेड़छाड़ करके ये मतलब ये संदेशा दिया कि हम क्या नाम है अपनी पार्टी को तीसरी बार जिताने के लिए तमिलनाडु की यथास्थिति से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो एम के स्टालिन ने भी पलटवार किया और अखिलेश यादव को बुला करके वहाँ ये कह दिया कि मंडल के हथियार के रूप में हमारे पास भी बहुत बड़ा हथियार मौजूद है। और अखिलेश यादव उसके एक तरीके से ये मान के चलिए कि एक तरीके से उसके स्वाभाविक नेता हैं उत्तर प्रदेश में। तो एम के स्टालिन ने भी क्लियर कट संदेश दे दिया कि आप हमको छेड़ेंगे तो हम उत्तर प्रदेश में आपको छेड़ेंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की सीटों जो 80 सीटें, जिनका भाजपा को बहुत बड़ा गर्व है कि हम 80 सीटों के सारे तीसरी बार सरकार ले जाएंगे। एम के स्टालिन ने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उस स्थिति यथास्थिति को हम भी तोड़ देंगे और आपकी तीसरी बार सरकार बनना असंभव हो जाएगा। फिलहाल भारतीय राजनीति यहीं पर आकर के रुक गई है और स्थितियां बड़ी रोचक मोड़ लेती जा रही हैं। देखिए क्या होता है। बहरहाल एम के स्टालिन ने अमित शाह को भरपूर जवाब दिया है, इसमें कोई शक नहीं। आफ्टर ऑल वो भी मंडल राजनीति से पहले जो मंडल राजनीति हो चुकी है तमिलनाडु में, उसके पुरोधा के पुत्र हैं। जाहिर सी बात है इतनी समझ तो उनको होगी। अब देखिए और अमित शाह के इनकी सबकी की गलती है कि ये लोग हर चीज़ को तोड़ फोड़ के रूप में अंजाम देना चाहते हैं। वो असंभव नहीं है, सबके पास इतनी बुद्धि होती है कि वो जिस चीज़ को कैसे काउंटर कर सकता है। तो ये कहना होगा कि वीपी सिंह की प्रतिमा का अनावरण करके मंडल राजनीति के अगले चरण को और भाजपा को भरपूर जवाब देने का काम एम के स्टालिन ने कर दिया है। देखिए उसके क्या परिणाम सामने आते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बताते रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।